रुद्रपुर में मंगलवार को पीएम मोदी करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। सीएम ने प्रेस वार्ता को भी किया संबोधित। नैनीताल में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने किया रोड शो। कहा उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा की झोली में जाएंगी। सहसपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी महारानी राज्यलक्ष्मी शाह ने किया जनसभा और जनसंपर्क। का केंद्र और राज्य को भाजपा के डबल इंजन वाली सरकार की जरूरत। देहरादून में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की प्रेस वार्ता। कहा राज्य में सख्ती के साथ कराया जा रहा आचार संहिता का पालन। कांग्रेस नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एके सिकंदर पवार ने थामा भाजपा का दामन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा कार्यालय में दिलाई सदस्यता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली जनसभा को लेकर रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य की हितैषी नहीं है। जब कांग्रेस केंद्र और राज्य में थी तो ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि कल की रैली ऐतिहासिक होने वाली है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उत्तराखंड की 5 सीट पर भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, ऐतिहासिक रैली होगी। लोगों को बहुत प्यार है मोदी जी से और मोदी का उत्तराखंड से बहुत प्यार है। और जिस प्रकार से वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। वो नारा कार्यकर्ताओं से हटकर जनता ने ले लिया है और वो उत्साह कल की रैली में आपको दिखाई देगा। ऐतिहासिक होगी। जब इस बार का चुनाव ऐतिहासिक है तो लोग भी ऐतिहासिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री से मिलने, देखने, उनको सुनने के लिए आएंगे और यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो देवभूमि के लिए और देवभूमि के लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी एक। देहरादून के सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि एसएमएस के अंतर्गत राज्य में 16 मार्च से अभी तक 10 करोड़ 71 लाख नगद बरामद किए गए हैं। राज्य पुलिस और इनकम टैक्स ने सबसे ज्यादा जब्ती की है। वह इन्होंने कहा कि राज्य में पूरी सख्ती के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है। ज्यादा सख्ती से अगर उसको एग्जामिन करा जाएगा तो उससे प्रचार प्रसार की जो सामग्री होती है जब्त हो जाती है और राजनीतिक दल को मौका नहीं मिलता है अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को प्रचार करने में। इसके संदर्भ में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नोडल प्रभारी अधिकारी हैं उनको सूचित कर दिया गया है कि एमसीसी गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए और जो उस गाइडलाइन में निर्देश दिए गए हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाए। नैनीताल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने आज नैनीताल में रोड शो किया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता समेत नैनीताल विधायक सरिता आर्या भी मौजूद रहीं। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व में उन्हें दोबारा नैनीताल लोकसभा के लिए टिकट दिया है। उन्हें स्थानीय जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। देश भर में भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटों पर जीत का परचम लहराने के साथ ही तीसरी बार सरकार बनाएगी। माताएं, बहनें, जवान, बुजुर्ग
सबकी जुबान पर एक ही नाम है मोदी जी का, मोदी मोदी। इससे साफ जाहिर होता है जो जनता ने कहा है अब की बार 400 पार, वो सही होते दिखाई दे रहा है। अब की बार 5 लाख पार जो हमारी लोकसभा सीटों के बारे में आवाज आ रही है वो भी अद्भुत और सत्य होते हुए दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री के सिकंदर पवार ने भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें भाजपा कार्यालय में सदस्यता दिलाई। इस दौरान सिकंदर पवार ने मोदी से प्रभावित होने की बात कही। सिकंदर पवार ने कहा कि मोदी सरकार ने वाल्मीकि समाज के हित के लिए काम किया है, जिसके बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। सिकंदर पवार ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा 400 पार के लक्ष्य को पार करेगी। परिवारवाद के कारण हमने कांग्रेस छोड़ी है। यहाँ पे अल्मोड़ा की कांग्रेस तो बिल्कुल हाईजैक कर ली है। कम से कम 6-7 लोगों की मोनोपोली चल रही है यहाँ पे। वो ना तो दलितों का सम्मान कर रहे हैं, ना दरी बिछाने वालों का सम्मान कर रहे हैं। अपने बच्चों को लाइन में लगा रखा है कि तू चेयरमैन बनेगा, तू विधायक बनेगा, तू MP बनेगा। ये इसलिए मैंने जो है स्वेच्छा से अपने और अपने समाज के कहने से मैंने ये जो है बीजेपी को ज्वाइन किया है। और बीजेपी को ज्वाइन किया है तो निस्वार्थ और बिल्कुल अपने तन मन धन से मैं जो हमारे कैंडिडेट 5 के 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में, मैं जाके वहां पे प्रचार प्रसार करूंगा। परिवार नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लालकुआं पहुंचकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रकाश जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य बाजार में व्यापारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। इसका जवाब लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलने जा रहा है। अग्निवीर जैसी योजना लागू हुई देश में, जिसने उन नौजवानों का, खासतौर पर उत्तराखंड सैनिक बालू प्रदेश में, तो ऐसे युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया जो फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहते थे। तो वो उनके ही रक्षा राज्य मंत्री। कालाडूंगी विधानसभा की कोटबाग मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद प्रतिनिधि भगवान तिवारी के नेतृत्व में नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट के प्रचार कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान कोटबाग मंडल के सभी भाजपा कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। वहीं सभी ने भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट को अधिक से अधिक मतों से जीतने की जनता से अपील की है। आज कोटाबाग मंडल में, हमारे कोटाबाग मुख्य बाजार में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी श्री अजय भट्ट जी के जो चुनाव है, इसमें 19 तारीख को जो मतदान होना है, उसके संबंध में आज कोटाबाग मार्केट में हमारा एक कार्यालय खोला गया है, जिसमें हमारे कोटाबाग के सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और जनता में बहुत भारी उत्साह है इस बार। आज कोटाबाग उत्तराखंड के टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महारानी राज्यलक्ष्मी शाह ने सहसपुर विधानसभा में ताबड़तोड़ जनसभाएं और जनसंपर्क करते हुए लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। जनसभा में सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी महारानी राज्यलक्ष्मी शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य को भाजपा के डबल इंजन वाली सरकार की जरूरत है। मसूरी में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से इस बार भाजपा 400 से अधिक सीटें हासिल करेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पीएम मोदी विजनरी और मिशनरी लीडर हैं और यही कारण है कि आज भारत देश अर्थव्यवस्था दुनिया के 5वें पायदान पर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। भारत की विदेश नीति को दुनिया स्वीकार कर रही है। हरिद्वार के साथ उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भाजपा भारी मतों से जीतने जा रही है। पार्टी ने कहा कि भाजपा 400 पार, अब की बात 400 पार, तो
फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। निश्चित रूप में मैं सोचता हूँ कि 400 पार तो होने ही आगे कितने तक जाएंगे। वो जो एक सुनामी का एक बिल्कुल ऐसा तूफान है, तो कोई पार्टी खड़ी भी नहीं हो पाएगी इस समय। उसके 2-3 कारण है। एक तो इस देश को बहुत लंबे समय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद ऐसा नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो विजनरी है। पार्टी ने कहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सोमवार को रुड़की पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि इन 10 सालों में सरकार ने कई विकास के आयाम स्थापित किए। उसी मुद्दे को लेकर बीजेपी जनता के बीच वोट मांगने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया है। तो किसी इस पर विश्वास ही नहीं करते। ऐसे हम इसको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के चलते हैं। हम हिंदू मुस्लिम में वोटर को नहीं बांटते। हरिद्वार जिले में अगर बात करें तो मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे, क्या कारण? नहीं, मोदी जी उन्होंने भी जो विकास करे तो मोदी जी के उसमें ही करे ना। डबल इंजन की सरकार ने की है, सांसद का उसमें अपना योगदान होता है, लेकिन करती तो सरकार ही है। हमारा विकास सबके लिए है, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, ये हमारा नारा है। और मैं कह सकता हूं कि जो भी योजना प्रधानमंत्री जी दी है वो किसी जाति धर्म को देकर नहीं दी, जिसकी गरीबी को देकर दिया है उसका लाभ सबको मिल रहा है। इसलिए इस प्रकार की बातें कम से हमारा दल नहीं करता है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर वेबकास्टिंग का प्रथम प्रशिक्षण जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें मतदान कर्मियों को वेबकास्टिंग का प्रशिक्षण दिया गया। नोडल अधिकारी ने मतदान कर्मियों को बताया कि चंपावत विधानसभा में 151 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की जानी है, जहां निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने बूथों में वेबकास्टिंग करने के निर्देश दिए हैं। मास्टर ट्रेनर एमपी जोशी ने वेबकास्टिंग और इस दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कैमरों के संचालन की जानकारी दी है और प्रशिक्षार्थियों को निर्वाचन संबंधी प्रपत्र भी दिए हैं। यानी कि 172 बूथ्स में वेबकास्टिंग की जानी है। तो वेबकास्टिंग जो पहली प्रक्रिया है, आज हमें एक सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें लगभग हम 200 लगभग कार्मिकों को बुलाया गया है अलग अलग विभागों से। तो प्रथम प्रशिक्षण का जो सैद्धांतिक प्रशिक्षण ये जिला पंचायत में दिया जा रहा है। भी की जाएगी और इसका तृतीय प्रशिक्षण भी किया जाएगा। और उसके पश्चात जो पोल डे के दिन 19 अप्रैल को ये विभिन्न चयनित जो हमारे पोलिंग बूथ है वहां पर जाकर के पोलिंग प्रोसेस की जो शुचिता और उसकी जो पारदर्शिता है उसके प्रसारण में के कार्य में संलग्न होंगे। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए काशीपुर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। प्रशासन ने लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया और आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील कर रही है। इसी कड़ी में काशीपुर एसडीएम कार्यालय में एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की है। अभी जो हम होम वोटिंग कराएंगे, घर से जो वोटिंग कराएंगे, इसमें 85+ और पीडब्ल्यूडी जो वोटर्स हैं उनकी जानकारी दी गई, उनकी संख्या बताई गई और तारीख बताई गई। 8 और 9 तारीख को हम फर्स्ट विजिट कराएंगे और जो लोग बच जाएंगे उनको 10 तारीख को हम सेकंड विजिट करा के वोटिंग कराएंगे, इसकी जानकारी दी गई। इसमें कितने मतदाता हैं उसकी जानकारी दी गई और शाम तक हम इनको जो रूट चार्ट होगा वो भी शेयर कर देंगे। इसके अलावा जो विभिन्न परमिशंस लेनी होती हैं, जो एमसीसी की गाइडलाइंस के अनुसार जो परमिशंस होती हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। अभी जो हम होम वोटिंग बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने बताया कि पीएम मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं। 2 अप्रैल को जहां प्रधानमंत्री मोदी उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत रुद्रपुर में जनसभा करेंगे, वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 और 4 अप्रैल को उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें 3 अप्रैल को है पिथौरागढ़ में अल्मोड़ा संसदीय सीट के प्रत्याशी के समर्थन में रैली करेंगे। वहीं दिन में टिहरी लोकसभा के विकास नगर में जनसभा करने के बाद कोर कमेटी की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। 4 अप्रैल को
जेपी नड्डा हरिद्वार में संतों के साथ बैठक करने के बाद एक विशाल रैली हरिद्वार लोकसभा सीट से निकाली जाएगी। उत्तराखंड की जनता के अंदर जो प्रधानमंत्री जी को लेकर एक उत्साह है, उल्लास है और एक टकटकी लगा करके उत्तराखंड के लोग बैठे हैं कि कब हमारा नेता लोगों के बीच में आए, हम उनको सुने, उनको देखें। इसी के मद्देनजर कल वो रुद्रपुर में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और जिस तरह से इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के विकास की कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर आप 10 वर्ष पहले का उत्तराखंड को पकड़ें और आज के उत्तराखंड को देखें तो जमीन और आग। उत्तराखंड के विकास नगर में दबंगों का आतंक देखने को मिला है, जहां दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में घायल परिवार के सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागी वाला गांव की है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने मामूली बात पर घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन्होंने महिलाओं और बच्चों को ईंटों से वार करने की कोशिश करी। बराबर में शर्मा जी हैं, उन्होंने रोका इनको, तब जाके रुके हैं। बाकी गाली गलौज बहुत की है इन्होंने, गंदी गंदी गालियां दी हैं उनको। और मेरी बीवी को तो यहाँ तक कहा कि मैं इस घर में आग लगा दूंगा, तुमको यहाँ रहने नहीं दूंगा, तुमको यहाँ से गाँव से भगा दूंगा। मैंने यहाँ थाना सहसपुर में इसकी शिकायत की है और मुझे उम्मीद है वो यहाँ पर आकर तहकीकात कर जो भी फुटेज वगैरह है उसको देख के जो भी इसमें दोषी है उसको उचित कार्रवाई करके उनके ऊपर सजा दिलाएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम आपको चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। जनसंघ का चुनावी इतिहास क्या रहा है, क्या आप जानते हैं? हम आपको बताते हैं। जनसंघ ने पहला चुनाव 1952 में लड़ा था, जिसका चुनाव चिन्ह दीपक था। 1952 में चुनाव लड़ा गया तो 3 सीटें जनसंघ को मिली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके लीडर थे। आपातकाल के बाद पार्टी भंग हो गई। आज चुनावी रोचक तथ्य में हम आपको बताएंगे कि मोरारजी देसाई कौन थे। आजादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी उनकी थी। वो देश के चौथे प्रधानमंत्री बने। 1977 से लेकर 1989 तक उन्होंने शासन किया। पहले गैर कांग्रेसी दल के प्रधानमंत्री थे। 1991 में इन्हें भारत रत्न मिला। ब्रिटिश संसद के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। ब्रिटिश संसद का नाम हाउस ऑफ कॉमन था। इस सदन का विकास इंग्लैंड में हुआ। 13वीं और 14वीं शताब्दी में विकसित हुई ब्रिटिश संसद से प्रेरित है हमारी संसद की जो रूपरेखा। विश्व के पुरानी संसद व्यवस्थाओं में से यह एक है। भारत में पहला चुनाव कब हुआ? पहला चुनाव 1920 को हुआ। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का यह चुनाव था। निचले सदन में कुल 104 सीटें थी। 66 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। 37 सीटें यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित थीं। प्रमुख पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहा जाता था। लोकसभा चुनावों का इतिहास क्या रहा है?
1951 और 52 में देश के पहले चुनाव हुए। पहले आम चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री नेहरू बने। 1970 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में गोली कांड आम हो चुके हैं। ऐसा ही एक मामला थाना ट्रांजिट कैंप से सामने आया, जहां दो पक्षों के बीच विवाद इतना बड़ा कि लाठी डंडों, तलवार और तमंचे से लैस एक पक्ष ने पीड़ित की जमकर धुनाई कर दी। इतना ही नहीं, इसमें से एक व्यक्ति ने तमंचा लहराते हुए फायरिंग भी कर दी, जिसके बाद आरोपी पक्ष मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने 7 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 25 तारीख की घटना है, जिसमें जो हमें कल तहरीर मिली थी उसमें पाया गया कि जो हमारा वादी है नितिन गंगवार, इसके द्वारा शिकायत दी गई कि कुछ लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसके साथ तमंचे से फायरिंग की गई। तो इसमें मुकदमा हमने पंजीकृत किया है। फिलहाल इसमें 7 लोग नामजद हैं और बाकी अज्ञात में हैं। तो अभी जो उनके लिए अभी हमारी पूरी तलाश जारी है और अभी गिरफ्तारी हुई नहीं है, पर गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी ये वीडियो हमें मिला है, प्राप्त हुआ है, इसके जरिए हम लोग और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि हम जो भी अभियुक्त है नामजद इन तक पहुंच सके। खटीमा क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पुराने शायद स्थल में ठेला फड़ लगाने वाले व्यापारियों ने अतिक्रमण कर ठेला लगाकर अपना व्यवसाय वो चला रहे हैं। नगर पालिका आदिवासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने अपनी नगर पालिका टीम के साथ पहुंचकर पुराने शहीद स्थल पर स्थित ठेला फड़ वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको हटाया और उनके सामान जब्त कर लिए। अतिक्रमणकारियों ने शहीद स्थल की दीवारों और जालियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुराने शहीद स्थल में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध तरीके से ठेले लगाए जा रहे हैं। उस पर तत्कालिक कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा यहाँ से अपनी टीम के साथ ठेलों को हटा दिया गया है और भविष्य में यहाँ पुनर्वर्ती ना करने के लिए चेतावनी भी दी गई है। यदि इनके द्वारा फिर से ठेले यहाँ लगाए जाते हैं जो कि अनाधिकृत हैं, तो इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल के बीडी पांडे हॉस्पिटल में कई स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने के खिलाफ दायर पूर्व अध्यापक अशोक साह की जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि नैनीताल जिले में एम्स की तरह हॉस्पिटल खोला जा सकता है, इस पर जवाब पेश करें। कोर्ट ने अधिवक्ता विकास बहुगुणा से कहा कि वे फिर से हॉस्पिटल का दौरा करें और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति परखने को कहा। मामले की अगली सुनवाई जून माह की तिथि नियत की है। बीडी पांडे की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेते हुए एक याचिका थी जिसमें आज सुनवाई होनी थी, जिसमें सरकारी पक्ष था कि उन्होंने काफी प्रयास किए हुए हैं सुविधाओं को लेते हुए, लेकिन हमारा ये कहना था कि अभी सुविधाएं सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं और समस्याएं जैसी की वैसी हैं। तो माननीय न्यायालय को लगा कि क्यों ना इसका एक इंस्पेक्शन करा लिया जाए और विकास बहुगुणा जी को इंस्पेक्शन करने के लिए ऑर्डर किया गया, जिसमें यह बताने के लिए कहा गया है कि सुविधाओं को एक सूची बनाकर बताया जाए कि क्या सुविधाएं मिलने से रह गई हैं। नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने शहर में चल रहे सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के कामों का निरीक्षण किया। डीएम ने फ्रेट्स मैदान में पहुंचकर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जल्द कार्य पूरा करने के साथ पंत पार्क से फल हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पार्किंग और सड़क चौड़ीकरण के लिए भी डीएम ने सभी विभागों को कहा है कि तत्काल कार्य पूर्ण करें ताकि पर्यटन सीजन में कोई दिक्कतें न हो। माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका अभी नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर गतिमान है
हम लोग पूर्व से ही कुछ काम जो जंक्शन चौड़ीकरण के हैं वो सब कर रहे हैं और कुछ कार्य यहाँ डीएसए के ब्यूटिफिकेशन के भी गतिमान हैं। तो आज उसके क्रम में जो जंक्शन सुधारीकरण के काम है और डीएसए में जो पार्किंग इत्यादि ये सब चीज़ें डेवलप करने का काम चल रहा है, उसका आज हम लोगों ने विभागीय अधिकारियों के साथ देखा है उसको, क्योंकि अभी रिसेंटली उसमें स्टेटस रिपोर्ट भी ऑनरेबल कोर्ट को फाइल करी जानी है, जो भी प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें कर रही हैं। माननीय केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, जिस कारण बर्फ साफ करने में जुटे मजदूरों के सामने भी कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। धाम में करीब 3 दिनों से बर्फबारी जारी है, जिस कारण यहां ताजा बर्फ जम गई है। तमाम चुनौतियों से जूझने के बावजूद मजदूरों ने मंदिर मार्ग तक बर्फ सफाई का कार्य लगभग पूरा कर लिया है। अधिशासी अभियंता डीडीएमए विनय जिंकवाड़ ने बताया कि केदारनाथ धाम में 3 दिनों से बर्फबारी जारी है। यदि मौसम इसी तरह आगे भी रहा तो दिक्कतें काफी बढ़ सकती हैं। वर्तमान में बर्फ सफाई कर श्री केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा मार्ग को सुचारू कर दिया गया है। श्री केदारनाथ धाम मास्टर प्लान हेतु मैन पावर का मोबिलाइजेशन भी स्टार्ट हो गया है। वर्तमान में श्री केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है विगत 3 दिनों से, और वहां पे भी श्री केदारनाथ धाम क्षेत्र अंतर्गत बर्फ सफाई का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। वर्तमान में बर्फ सफाई विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क 1 अप्रैल से पर्यटकों और तमाम ट्रैकिंग एजेंसियों के लिए खोल दिए गए हैं। अब पर्यटक गर्तांगली, नीलांग और गोमुख तपोवन की सैर कर सकेंगे। इससे पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हिमखंड की बर्फ हटाने और पिघलने में अभी समय लगेगा। ऐसे में केवल पर्वतारोही पर्यटकों को ही गोमुख तपोवन जाने की अनुमति मिल सकती है। गर्तांग गली का खूबसूरत और अनोखा ट्रैक पर्यटकों को काफी पसंदीदा है। गंगोत्री नेशनल पार्क का कपाट आज 1 अप्रैल 2024 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जैसा हर वर्ष खोला जाता है। और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि पर्यटकों की संख्या में काफ़ी अधिक मात्रा में इजाफा होगा। बड़े उत्साह के साथ आज पूरे गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट खोल दिए गए हैं पर्यटकों के लिए, और उम्मीद की जा रही है इस साल काफ़ी मात्रा में पर्यटक आएंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।